नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा। पिछले दिन आपको अव्यय का क्लास दिया था, और आज पुनः आपको समास का क्लास देने जा रहा हूँ। समास, जिसका शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त या संक्षेप और होता है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप और करना, संक्षेप और होता है, ठीक ना। समास का अगर विलोम की बात किया जाए, अगर कहीं सवाल यह आता है कि समास का विलोम क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, समास का विलोम होता है व्यास। यूं कह सकते हैं कि व्यास का विलोम समास होता है, तो समास का विलोम व्यास होता है, ठीक। अब रही बात परिभाषा की, तो ध्यान दीजिए, हमने तो आपको अभी बताया समास का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। अब परिभाषा की बात की जाए तो समास का परिभाषा होता है परिभाषा क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हुए समास को यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हुए यौगिक शब्द को हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हुए यौगिक शब्द को हम समास कहते हैं। यानी जाहिर सी बात है, इसमें शब्द मिलते हैं। अब आपको बताते हैं संधि और समास में अंतर, ठीक ना। संधि और समास में अंतर, ध्यान देना, संधि और समास में अंतर। तो संधि की क्लास हम कभी ले लेंगे आपको, अभी संक्षिप्त में बता देते हैं। संधि में दो अक्षर मिलते हैं, संधि में दो अक्षर मिलते हैं, जबकि समास में दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं। ये पहला अंतर होता है। संधि में दो अक्षर मिलते हैं, जबकि समास में दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं। पहला अंतर ये होता है। दूसरा अंतर ये होता है कि संधि में अक्षरों का परिवर्तन हो जाता है। जो दो अक्षर मिलेंगे उसका परिवर्तन हो जाता है, अर्थात बदल जाता है। जबकि समास में विभक्तियों का लोप हो जाता है, ठीक ना। दूसरा अंतर क्या होता है, संधि में अक्षरों का परिवर्तन होता है, जबकि समास में विभक्तियों का लोप हो जाता है। तीसरा अंतर होता है,
तीसरा अंतर, संधि में दिए हुए पद का हम विच्छेद करते हैं, जबकि समास में पदों का विग्रह कर देते हैं। 3 अंतर आपको बताया गया। पहला अंतर, अक्षरों का मेल, और इधर हो जाएगा शब्दों का मेल, ठीक ना। ये संधि का और ये समास का, ठीक है। और देखिए दूसरा अंतर है, अक्षरों का विकार अर्थात परिवर्तन, ठीक ना। विकार पुस्तक में हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अक्षरों का विकार अर्थात परिवर्तन। और दूसरा इधर हो जाएगा विभक्तियों का लोप। और ये तीसरा अंतर है, पदों का विच्छेद। संधि में हम क्या करते हैं, पदों का विच्छेद करते हैं, और इधर क्या करते हैं, पदों का विग्रह करते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं विच्छेद और विग्रह में क्या अंतर होता है। ध्यान दीजिए, विच्छेद करना अर्थात 2 बराबर भागों में बांट देना। विच्छेद यानी, अब देखिए 2 शब्द आपको अलग से मिले हैं। एक है आपका विच्छेद है, ठीक, और दूसरा शब्द है विग्रह, ठीक है। दूसरा शब्द आपका विग्रह। तो विच्छेद का मतलब होता है 2 बराबर भागों में बांट देना, सार्थक भागों में बांट देना। 2 सार्थक भागों में करना, ये कहलाता है क्या चीज, विच्छेद कहलाता है। अब विग्रह की चर्चा किया जाए तो विग्रह में होता है अनेक भागों में विभक्त हो जाना, ये होता है आपका विग्रह। अनेक भागों में विभक्त हो जाना, बट जाना। जैसे मान लो कांच का एक हम ग्लास लेते हैं, हमारे हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया, तो कई भागों में वो टूट जाता है। हर एक भाग का कोई न कोई होता है, कोई न कोई अस्तित्व है, वो कहलाता है विग्रह करना। और इधर विच्छेद में सार्थक भाग ही होते हैं, 2 भाग कर दिए, हो गया विच्छेद आपका, ठीक है। तो ये समास और संधि का अंतर था। अब आगे चलते हैं समास के प्रकार की तरफ। ध्यान दीजिएगा, समास को देखा जाए तो मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ध्यान दीजिए,
समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ठीक, ध्यान दीजिएगा। हम आज आपको सबके बारे में संक्षिप्त में परिभाषा के साथ उदाहरण और उनको संक्षिप्त में हल करने का ट्रिक भी बताएंगे। इसी वीडियो में परिभाषा भी, उदाहरण भी और साथ में वो तरीका बताएंगे जिससे कि आप केवल देखें और फाइंड आउट कर दें कि कौन सा समास होगा। ये सब कुछ मैं आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ध्यान दीजिए। अव्ययीभाव समास अर्थात जिसका पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यहां ठीक इसके सामने जिसका पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताए थे अव्यय क्या होते हैं, कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। अब आपको उसी आधार पर पहचान लेना है। वैसे मैं एक और तरीका भी बताऊंगा कि केवल आप देखने से ही पहचान ले कि पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा। पहला पद अव्यय है तो अव्ययीभाव समास। ठीक, अव्यय मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, 2 तरीके हैं पहचानने के इसके। ध्यान दीजिए, इस समास के उदाहरण में ध्यान दो। अ, आ, ला, नी, आ, ला, नी, बे, अनु, प्रति, परि आदि मिल जाते हैं। आ, ला, नी, बे, अनु, प्रति, परि शब्दों से पहले मिलते हैं, पहले पद में ये सब रहते हैं तो उसे अव्ययीभाव समास। मतलब देखिए, अगर ये चीज दिख रहा है ना शब्दों में तो समझ जाइए कि क्या है, अव्ययीभाव समास है। शक्ल बंद कर देते तो आवाज कम आता। अगर हम देखें इन शब्दों में मतलब कोई भी शब्द जिसमें ध्यान दीजिए, यथा ये अगर किसी पद में लिख जाए, किसी शब्द में लिख जाए तो समझिए कि अव्ययीभाव समास है। जैसे इसका उदाहरण दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका शब्द हो जाएगा यथा शक्ति। यथा शक्ति ये आपका क्या है, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। ध्यान दीजिए, विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। अर्थात देखो आपको पहचान बताया गया ना, यथा दिख रहा है शब्द में, यथा तो जान लीजिए आपको विग्रह आए या न आए, मतलब यहां से नहीं है, मतलब यहां से कि आप पहचान पाते हो या नहीं पहचान पाते।
यथा दिख गया तो अव्ययीभाव समास, ठीक है। यथा दिख गया तो अव्ययीभाव समास। एक दो और उदाहरण बताते हैं। जैसे मान लो आपका शब्द होता है बेजुबान, बेजुबान। अब इसका क्या हो जाएगा? जिसकी आवाज समझ में न आए। क्या हो जाएगा? जिसकी आवाज समझ में न आए, ठीक ना। जिसकी आवाज समझ में न आए। अब देखो जैसे आपका होता है, जैसे आपका मान लीजिए नी होता है, निर्जीव। क्या शब्द है? निर्जीव। तब ध्यान दीजिए इसका हो जाएगा जीवन, जीवन नहीं है, नहीं है जिसमें, जीवन नहीं है जिसमें, अर्थात निर्जीव, बिना जीवन के, ठीक है। ये इसको पहचानने का तरीका है, ठीक ना। निह होता है और निध होता है, दोनों होते हैं, ठीक है। क्या आपका एक दो और बताते हैं। जैसे मान लो लापरवाह, लापरवाह अर्थात परवाह नहीं है, परवाह नहीं है जिसको। लापरवाह मतलब परवाह नहीं है जिसको। परवाह अर्थात चिंता, चिंता नहीं है जिसको, ठीक है। पहचान पाओगे ना? चलिए इस वीडियो के अंत में मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताऊंगा जिससे कि आप संधि को पहचानें, समास को पहचानें, ठीक है। चलते हैं दूसरे भाग के तरफ, तत्पुरुष समास की तरफ। तत्पुरुष समास, तत् मतलब उसके, पुरुष अर्थात अनुसार, उसके अनुसार। तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ होगा उसके अनुसार, ठीक है। तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ होगा उसके अनुसार। अब ध्यान दीजिए परिभाषा इसकी यह हो सकती है कि एकदम संक्षिप्त परिभाषा आपको बताया जाएगा, जिसका उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर मतलब बाद वाला, पूर्व अर्थात पहले, और उत्तर का अर्थ होता है बाद वाला। जिसका बाद वाला पद प्रधान हो उसे हम कहेंगे तत्पुरुष समास, ठीक। अब ध्यान दीजिए दोनों पदों के बीच में, इस समास के दोनों पदों के बीच में ध्यान दीजिए कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक, कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक की विभक्ति लगाई जाती है। ध्यान दीजिए दोनों पदों के बीच में, दोनों पदों के बीच में कर्म कारक से लेकर, यहां मैं लिख देता हूं ताकि स्पष्ट हो जाए। दोनों पदों के बीच में कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक की विभक्तियां लगी हुई हो या लगाई जाती हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। और इसका उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद प्रधान होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हम आपको बताते हैं कारकों को पहचानने का तरीका। कारकों को पहचानने का तरीका हम आपको बताएंगे यहां पर। जैसे हमारा कर्म कारक है तो इसका पहचान होता है को, कारक के
को प्रदर्शित करने के लिए जो चिन्ह लगाते हैं उसके हम कहते हैं विभक्ति। कारक को प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह का उपयोग करें उसे हम कहते हैं विभक्ति। तो कर्ण कारक को हम को के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दीजिए, करर कारक, करर कारक को हम से अथवा के द्वारा, ठीक है, से अथवा के द्वारा चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, साथ होने का भाव इसमें मिलता है, साथ होने का बोध होता है, ज्ञान मिलता है। जब इस कारक का प्रयोग किसी वाक्य में हुआ रहेगा तो ऐसा लगेगा एक कर्ता के साथ कोई न कोई वस्तु है, कुछ न कुछ है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, संप्रदान कारक, संप्रदान का होता है के लिए, ध्यान दीजिए, संप्रदान का ये चिन्ह है, के लिए, के कारण से, के वजह से, और को। ध्यान दीजिए, को जहां होता है ना, संप्रदान कारक में अगर को प्रयोग किया जाए तो देने का भाव मिलता है, अर्थात किसी न किसी को कोई वस्तु दी जाए, वहां अगर को लगा है, वाक्य का भाव मिल रहा है, को देने का भाव मिल रहा है, को विभक्ति लगी हुई है, तो वहां संप्रदान कारक होता है। जैसे ध्यान दो, राजा ने गरीबों को दान दिए, यहां देने का भाव मिल रहा है, देने का भाव मिल रहा है। तो अब जहां को रहे और देने का भाव मिले, जिस वाक्य में को रहे और देने का भाव मिले, उस वहां पर संप्रदान कारक होगा, कर्ण कारक नहीं होगा। कारक पर मैं स्पेशली एक वीडियो बना करके डाल दूंगा ताकि कारक आप पहचान, ठीक है ना। अभी समास के अंतर्गत आ गया है तो मैं बता दे रहा हूं, जहां देने का भाव मिल जाए वहां संप्रदान कारक होता है, ठीक है। तो राजा ने गरीबों को दान दिया, इसमें संप्रदान कारक है। अगला आता है अपादान। से अपदान का चिन्ह है, अलग होने के अर्थ में, मतलब जहां भी अपदान रहेगा, से लगा रहेगा, तो वहां ऐसा लगेगा ना कि कर्ता से कोई ना कोई वस्तु अलग हो रही है। जैसे बच्चे विद्यालय से चले गए, बच्चे और विद्यालय दोनों ही अलग हो गए। जैसे मान लो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अर्थात पेड़ और पत्ता दोनों ही अलग हो गया, तो अपदान कारक। दूर होने का भाव मिले, भयभीत होने का भाव मिले, तो वहां अपदान कारक होगा। वैसे कारक पर मैं अलग से वीडियो बनाकर डालूंगा ताकि कारक की को पहचानने में दिक्कत आपको ना हो। यहाँ अब हल्की सी जानकारी आपको दी जा रही है। ध्यान दीजिएगा, का के की संबंध कारक, ठीक है।
अधिकरण का होता है में, पे, पर। ये कारक के चिन्ह है, कारक और उनके चिन्ह। इस आधार पर आप पहचानोगे कौन सा कारक है। ठीक है। और हमारा तत्पुरुष समास ठीक इसी के नाम पर 6 प्रकार के होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है। कर्म तत्पुरुष, करक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इन 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। सबका ही उदाहरण बता रहा हूं। उदाहरण के साथ सबको बताऊंगा ये कौन सा तत्पुरुष समास है। विग्रह यहां करना अनिवार्य है, तभी आप जान पाएंगे कि कौन सा तत्पुरुष समास है। बस जान लीजिए तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। सबका ही 3-3 उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूं। क्योंकि सब पूरा करना है तो समय का भी ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए। कर्म तत्पुरुष, जैसे ध्यान दीजिए। कर्म तत्पुरुष का ये सभी उदाहरण हैं। यश प्राप्त अर्थात यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त मतलब ये कर्म को हम बताए थे ना, को चिन्ह कर्म कारक का होता है। यश को प्राप्त इधर हो जाएगा स्वर्ग, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, और आगे हो जाएगा गगनचुंबी, गगनचुंबी का हो जाएगा गगन को चूमने वाली, चूमने, गगन को चूमने वाली गगनचुंबी। ठीक है। ये आपका कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक। अब चलेंगे आगे। तो आगे आपका मिलेगा करल तत्पुरुष, करल तत्पुरुष। करल तत्पुरुष का आपका हो जाता है तुलसीकृत, देवदत्त, पादप। ध्यान दीजिए 3-3 सबके ही उदाहरण बताए जाएंगे। तुलसी से कृत, तुलसी से कृत, कृत का अर्थ किया हुआ, कृत का अर्थ किया हुआ। अब होता है देव, देव से दत्त, दत्त मतलब दिया हुआ, देवता के द्वारा दिया हुआ या देव से दिया हुआ। अब है पादप, पैरों से पीने वाला, पैरों से पीने वाला पादप अर्थात वृक्ष, पौधे पैरों से पीने वाले। हम पौधों के जड़ में ही तो डालते हैं पानी, वो पत्तियों पत्तियों तक हर शाखा तक पहुंच जाता है। ठीक है। पादप। अब ध्यान दो
ऐसा लग रहा है ना, देव से दत्त, देव है तब दिया हुआ है, ठीक है। पैरों से पीने वाला पैर है तब पी रहा है। साधन, इसको साधन वाचक भी कह सकते हैं। आगे आता है संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष का होता है, अब देखिए ये आपका हो जाएगा माल गोदाम। माल गोदाम क्या हो जाएगा? माल के लिए, माल, माल अर्थात कोई वस्तु, माल के लिए, माल के लिए गोदाम, ठीक है। अब देखिए हथकड़ी, हथकड़ी का होता है हाथ के लिए, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, क्या है? हाथ के लिए कड़ी। अब गौशाला, गौशाला, गौ के लिए, गौ के लिए शाला, शाला अर्थात घर, शाला का मतलब घर, गौ के लिए शाला अर्थात घर। निकाल दे। कहाँ तक बता पाए थे हम? अपादानता बताना, अपादान, अपादान अलग होने का भाव मिलता है। बलहीन, जल रिक्त, पथ भ्रष्ट। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? बल से, बल से हीन, जल से, जल से रिक्त, पथ से, पथ से भ्रष्ट, अलग होने का भाव सब में मिलता है अपादान। अब देखिए संबंध, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष में आपका ये हो जाएगा घोड़दौड़ राजकुमार, घोड़दौड़ राजकुमार, गोपाल। ध्यान दीजिए घोड़े की दौड़, घोड़े की दौड़, राजा का कुमार, राजकुमार। अब ध्यान दो, गौ का पालक, गोपाल, गौ का पालक। अब ध्यान दीजिए अधिकरण की बात करें, अधिकरण, अधिकरण तो अधिकरण में पे पर आता है तो इसका हो जाएगा कृषि प्रधान, कृषि प्रधान, कार्य कुशल, कार्य कुशल
और नरोत्तम। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, कृषि में प्रधान, कृषि में प्रधान, कार्य में कुशल, कार्य में कुशल, नरो में उत्तम, नरोत्तम। यह आपका था सब तत्पुरुष समास की परिभाषा और उदाहरण। ध्यान रखिएगा इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, दो उत्तर पद अर्थात बाद वाले पद की प्रधानता होती है। ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। कर्मधारय समास, जिसके जिसमें विशेषण और विशेष्य हो, या अथवा कर सकते हैं, अथवा यानी या, जिसमें ध्यान दीजिए, जिसमें उपमेय और उपमान, दो पद हैं समास में, दो पद तो बनेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पहले पद में विशेषण हो, दूसरे पद में विशेष्य हो, या पहले पद में उपमेय हो और दूसरे पद में उपमान हो, तो उसे क्या कर सकते हैं, उसे जो है कर्मधारय समास कह सकते हैं। अब इन सब के बारे में हम संक्षिप्त में आपको बताते हैं, विशेषण, विशेष, उपमेय और उपमान। ध्यान दो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण। ठीक, विशेष्य, विशेषण, विशेषण जिसकी विशेषता बताए वह संज्ञा या सर्वनाम, विशेष्य हो जाएगा। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए वह वस्तु या व्यक्ति।
जिससे तुलना की जाए वह वस्तु या व्यक्ति। अब इन चारों का उदाहरण यहाँ देख लो। जैसे मान लो एक वाक्य हो रहा है, वह चतुर है, वह चतुर है, वह हमारा क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा। वह संज्ञा है और चतुर वह का गुण है। गुण अर्थात विशेषण, गुण अर्थात विशेषता ही तो है। तो इसे हम कह सकते हैं, इसे विशेषण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसे विशेषण कह सकते हैं, गुणवाचक विशेषण। ठीक, अब ध्यान दो। पास कर दीजिए, वीडियो को ही पास कर दीजिए ना। नीला कमल, ध्यान दीजिए, नील कमल। पास करिएगा।